तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, और साथ में हमने पढ़ा था कॉलरस लॉ। तो कॉलरस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम करना होगा, यानी ऐड करना होगा, तब जाके आप उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में देखें तो लैम्डा नॉट m अगर हम KCl का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक कैटायन है और एक एनायन है इलेक्ट्रोलाइट में, तो K प्लस क्या है, यहाँ पर कैटायन है, तो कैटायन के द्वारा जो K प्लस के द्वारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन को हम सम कर देंगे तो हमारा उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो जाएगा। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ। तो हमारा हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ। तो हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है कॉलरस लॉ का, तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो कॉलरस क्या करेगा, हेल्प करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में। तो आखिर हम कैसे पता लगा पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, विद द नॉलेज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर हमें पता होगा, उसके नॉलेज से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द लिमिटिंग मोलर, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolytic solution, the limiting molar conductivity of weak electrolytic solution can be calculated with the knowledge of limiting molar conductivity of strong electrolytes। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो कॉलरस लॉ के मदद से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पर पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं NaCl। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन ले रहे हैं? HCl। और तीसरा क्या ले रहे हैं हम लोग? सोडियम एसीटेट। इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। तो इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको हम क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट M NaCl, लैम्डा नॉट M ऑफ HCl और लैम्डा नॉट M ऑफ सोडियम एसीटेट। तो इन सब का, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी के हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अब हम ले रहे हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या लेने जा रहे हैं हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट लेने जा रहे हैं। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वो है CH3COOH। क्या नाम है इसका? CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? तो हमको क्या निकालना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड करना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। किसके मदद से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू के हेल्प से। तो यहाँ वैल्यू हम लिख देते हैं। तो NaCl का जो वैल्यू है 126.4 और इसका यूनिट क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। HCl का क्या है? 425.9 या इसको 400। ठीक है, तो HCl का क्या है वैल्यू? 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सोडियम एसीटेट का क्या है? 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से हमें क्या निकालना है? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे काम करेंगे हम लोग? तो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग? और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 126.4। और इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस Cl माइनस इक्वल टू 425.9। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2। और इसके लिए अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 3COO माइनस एसीटेट आयन इसको कहेंगे। और इसका क्या है? 91.0। तो 91 सीधे समझेंगे। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। क्लियर है?
तो हमको निकालना है एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस, ये होगा जी, इसी को ना फाइंड करना है। एसिटिक एसिड का अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H प्लस और CH3CO माइनस, है कि नहीं, इस फॉर्म में लिखेंगे। और यही इसी का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए H प्लस और एसीटेट आयन कहीं यहाँ पर दिख रहा है, H प्लस कहाँ है, इक्वेशन 2 पे, और एसीटेट आयन कहाँ पर है, इक्वेशन 3 पे। तो हमें H प्लस और एसीटेट आयन को जोड़ना है। तो H प्लस है 2 पे और एसीटेट आयन है, अगर इन दोनों को जोड़ दें यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या कर दें, जोड़ दें। चलिए इसका इधर का काम हो गया है ना, इसको हम मिटा देते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, साथ में Na प्लस भी जुड़ जाएगा और Cl माइनस भी जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन हमें तो हमको तो निकालना था इसका ही, लेकिन Na प्लस भी जुड़ रहा है, Cl माइनस भी, तो हमें Na प्लस और Cl माइनस को निकालना होगा। तो क्या करना होगा, इक्वेशन 3 में Na प्लस भी है और Cl भी है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो प्लस Na प्लस है कैंसिल हो जाएगा, और प्लस Cl माइनस है और माइनस Cl माइनस है वो, तो बच क्या जाएगा, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3CO माइनस। तो 2 और 3 को जोड़ने पर वैल्यू क्या होगा, 425.9 प्लस 91, है कि नहीं, और घटा कितना देंगे, यानी इसको प्लस करने पर क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट CH3CO माइनस, है कि नहीं। और इधर यही काम करने पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 425 और 91, 425.9 प्लस 91 माइनस कर देंगे 126.4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 425.9 प्लस 91 है ना, तो 9 6 9 2 11 और 4 516, कितना घटाना है, 126.4 घटाना है। 9 में 4 गया 5, 6 6 0, 11 में 2 गया 9, 4 में 1 गया 3, तो जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 390.5। ये क्या निकला, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे ये ना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, तो कितना है 390.5, और इसका यूनिट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू से हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लिए। तो ये था मेरा पहला एप्लीकेशन कोलरस लॉ का। अब हम दूसरा एप्लीकेशन पे चलेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। तो हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है कोलरस लॉ का, इस एप्लीकेशन में हम क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी विल फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वी कैन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा जो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी से। तो ये जो ऊपर वाला मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन, और इसको डिवाइड कर दिए किससे? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन से। तो इस तरह से हम अल्फा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, यानी जिस कंसंट्रेशन के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी कंसंट्रेशन का दे सकता है। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में देगा वो उस टाइम जो होगा जब आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी देगा तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो उस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है लैम्डा नॉट एम, ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी जस्ट हम लोग बोल रहे थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन्फिनाइट डाइल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो अच्छा ये बताइए कि डाइल्यूशन करने पर अल्फा का क्या होता है? अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम याद करेंगे कि जैसे हम पानी डाल रहे थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो टूटता नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटना चालू हो रहा था। मतलब जितना उसका अल्फ़ा था वो अल्फ़ा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि पानी डालने पे डिसोसिएशन स्टार्ट हो रहा था। तो अल्फ़ा क्या हो रहा था? उसका बढ़ रहा था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो अल्फ़ा लगभग क्या हो जाएगा? इस केस में अल्फ़ा लगभग 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो इस टाइम तो डिसोसिएशन कंप्लीट है, लेकिन इस टाइम क्या है? एट एनी कंसंट्रेशन के टाइम अल्फ़ा जो है वो तो 1 से कम ही होगा, है कि नहीं? तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ 1 से कम होगा, और इस वाले केस में अल्फ़ा क्या होगा? लगभग 1 के बराबर होगा। तो अगर कोई वैल्यू 1 से कम है और उससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ जो डिवाइड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कम होगा। और जैसे ही पानी डाल के इन्फिनाइट डाइल्यूशन में पहुंचा देंगे तो पानी डालने पर क्या हो रहा था? कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो कम में ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा ही आएगा। तो जो अल्फ़ा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से आपको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। अब चलेंगे हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन है कोलरस लॉ का। वी कैन फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट of
वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्चुअली में क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और जैसा कि जानते हैं कि ये जो है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेगा, और जो भी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करेगा तो वो कैसे डिसोसिएशन करता है, रिवर्सिबल मैनर में। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएशन करेगा, कैसे करेगा, रिवर्सिबल मैनर में। ठीक है, और जो कंप्लीट डिसोसिएशन करता है वो रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल मैनर में, वहाँ सिंगल एरो पड़ता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि जब पानी में डाले ये टूटा, 100 में से 10 टूटा, 90 इसी का इसी तरह रह गया, लेकिन 10 में से 1-2 क्या होगा, ये H+CO- आपस फिर से जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ऐसा चलते रहेगा। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि इसका टूटने का रेट और इसका जुड़ने का रेट सेम हो जाएगा। उस टाइम हम कहेंगे कि ये क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होते रहेगा, कभी ये टूट के ये बनेगा, फिर कुछ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा फिर से, और फिर क्या बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल मैनर में टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही कारण है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि टूटता तो है लेकिन फिर वापस में जुड़ जाता है। तो हमको लगता है कि कहाँ टूटा है, समझे। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रिवर्सिबल मैनर में टूटता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम ले, हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, इसका C। ठीक है, तो अभी हम इसका अमाउंट कंसंट्रेशन C लिए, अभी पानी में डाले हैं। तो जैसे पानी में डालें तो स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन लिए थे अभी लिए ही हैं, तो इसका अमाउंट क्या था, 0। अब जैसे पानी में डालेंगे तो रिएक्शन चालू होगा, ये टूटना चालू हो जाएगा। अब कितना टूटेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो चेंज है, ये चेंज मतलब क्या, बदलाव यानी खर्च। तो डिपेंड करेगा किस पे, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे। तो जैसे हम बता दें कि जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका अल्फा क्या है, 0.1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 मोल लें तो टूटेगा कितना, 10 मोल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड पर मोल। 1 मोल में देखते थे, सॉल्यूशन में पढ़े थे हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो 1 मोल में कितना टूटा, तो 1 मोल में 0.1 टूटा। तो कितना परसेंटेज है ये 10% है। कितना परसेंटेज है जी, 1 मोल का 10% है। तो 100 मोल अगर हम लिए तो कितना टूटेगा, अगर हम कंसंट्रेशन 100 लिए तो कितना टूटा, तो C से अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 इंटू अल्फ़ा 0.1, तो कितना हो जाएगा, 10। तो कितना खर्च हुआ वो कैसे पता चलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा से। तो यहाँ पर भी कैसे पता चलेगा, C अल्फ़ा, इनिशियल कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा से। तो कितना खर्च होगा, और जो खर्च होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव खर्च हो गया, ख़त्म हो जाएगा वो। इतना लिए थे इतना टूट गया। तो यहाँ पर देखिए बात समझिए, यहाँ पर 1 मोल था, 1 मोल एसिटिक एसिड डाले तो यहाँ पर कितना, 1 मोल, और यहाँ 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है, 1 मॉलिक्यूल एसीटेट आयन दे रहा है और 1 मॉलिक्यूल दे रहा है H+ आयन फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये -C अल्फ़ा टूटेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, C अल्फ़ा और C अल्फ़ा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 एसिटिक एसिड टूट रहा है तो 1 एसीटेट आयन बन रहा है और 1
H प्लस। तो अगर यहाँ C अल्फ़ा टूटेगा तो C अल्फ़ा ये भी बनेगा और C अल्फ़ा ये भी बनेगा, है कि नहीं। अब इतना होने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन, जितना टूटना था तो टूट गया। अब हम बाद में क्या लिख रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था C, खर्च कितना हुआ माइनस C अल्फ़ा, तो इनिशियल में खर्च घटा देंगे तो क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा। इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 था, C अल्फ़ा बना तो C अल्फ़ा ही रहेगा, है कि नहीं। पहले C 0 था, C अल्फ़ा बना तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फ़ा में 0 घटा देंगे तो C अल्फ़ा, इतने ना रहेगा सोल्यूशन में। और इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा H प्लस आयन का, C अल्फ़ा। पहले 0 था अब बना इतना, तो सोल्यूशन में तो इतने रह जाएगा ना, C अल्फ़ा ही रह जाएगा। इसका तो ऐसा ये होगा क्योंकि इनिशियल में C लिए थे और माइनस C अल्फ़ा टूट गया तो फाइनल हो जाएगा C में C माइनस अल्फ़ा। और ये तो बना ही है इतना टूटने के बाद। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन में आपको 3 चीज़ मिलेगा, एक एसीटेट आयन एसिटिक एसिड भी रहेगा, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन भी रहेगा, एसीटेट आयन का भी कंसंट्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा और H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन दिखाई पड़ेगा। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या करें हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए इसका नाम धर दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कह सकते हैं, अगर बेस होता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इसको Ka से लिखिए चाहे Kc से लिखिए, तो Kc के बदले में हम इसको Ka लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट पता लगाना है, ये Kc ही है। तो कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट याद लिखते थे ना हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट किसी भी समय के लिए है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब के लिए है, एट द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, उस समय के लिए है जब रिएक्शन क्या अटेन कर ले, इक्विलिब्रियम। तो ये हम इक्विलिब्रियम के समय का बात कर रहे हैं, जब दोनों तरफ का रेट क्या हो, इक्वल हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, उस समय की ये एक्सप्रेशन है। तो बताओ तो Ka का वैल्यू क्या आया आपका, एसीटेट आयन। तो यहाँ पर हम फाइनल कंसंट्रेशन लिखेंगे ना, इतना कुछ होने के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन बना टूटने के बाद, तब ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। क्या अटेन कर लिया, तो इसको फाइनल कंसंट्रेशन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या लिख सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद तब जाके क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लग गया, इक्विलिब्रियम अटेन किया। और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। लेकिन कहने का मतलब रिएक्शन रुक गया, लेकिन रिएक्शन हकीकत में चल रहा है, लेकिन रेट बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, और हम यहाँ इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन भी लिख दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में हम जो कंसंट्रेशन दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिखाते हैं। क्लास 11 तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉलेज यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। हाँ, तो क्या है इसका वैल्यू, एसीटेट आयन का C अल्फ़ा इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम C अल्फ़ा, इसका क्या है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे C माइनस C अल्फ़ा। तो इसको हम आगे इधर से प्रोसीड करें, ठीक है। तो Ka बराबर हो जाएगा हमारा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फ़ा। तो Ka बराबर या Kc बराबर क्या हो जाएगा, तो C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C स्क्वायर है और नीचे C है,
तो एक सी ऊपर बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट पता कर लिए, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये के मेरा क्या है यहाँ पर? के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, किसका? ऑफ एसिड। या ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन है कोलरस लॉ का। पहला एप्लीकेशन में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किए, किसके हेल्प से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नॉलेज के हेल्प से। दूसरा केस में हम क्या फाइंड किए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड किए वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, तो अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड किए हम? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और तीसरा जो एप्लीकेशन है इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड किए। तो ये 3 एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग चलिए अब हम कोलरस लॉ के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के हेल्प से कैल्शियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है और मैग्नीशियम सल्फेट का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे हम CaCl2 के लिए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का उसके कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। तो कैटायन क्या है? Ca, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो एनायन कौन है? Cl माइनस। तो Cl- कितना है? 2। तो यहाँ कंडक्टेंस जो होगा 2 Cl- के द्वारा नष्ट होगा। सॉल्यूशन में 1 Cl- मूव करेगा कि 2 Cl- मूव करेगा? 2 को Cl आयन देगा ना, तो कंडक्टिविटी जो होगा वो डबल हो जाएगा ना। 2 Cl मूव करेगा तो कंडक्टिविटी डबल हो जाएगा। तो हमको वैल्यू दे दिया गया है इसका, है कि नहीं? कैल्शियम का क्या है वैल्यू? 119 और Cl का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 76.3। तो 119, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसको जोड़ देंगे तो 0.6, 9 2 11, 1 5 6 और 1 7, 1 1 2, 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब फाइंड करना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होगा? कैटायन कौन है इसमें? Mg2+ और एनायन कौन है? SO4 2-। तो ऐसा लिखना होगा। तो कैटायन का क्या है? 106 और प्लस एनायन का क्या है कंडक्टिविटी? 160। तो जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा? 266 यानी 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे
तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर cm। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमें, और इसका कंडक्टिविटी क्या है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर cm। कैलकुलेट इट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सॉल्यूशन में तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले मोल पर लीटर क्या है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है हमारा 0.001028 मोल पर लीटर, या एम भी लिख सकते हैं इसको, ये मोलरिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है। कप्पा कितना दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00108 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड, जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 4.95 10⁻⁻5 साइमन पर cm, यूनिट देख के भी पहचानिएगा। और तीसरा क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट m दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया गया है। इसके मदद से हमें क्या फाइंड करना है, कि ए फाइंड करना है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। के इक्वल टू क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो हमें सबसे पहले अल्फ़ा पता होना चाहिए। क्या यहाँ पर अल्फ़ा दिया हुआ है, नहीं, तो अल्फ़ा हमें मालूम नहीं है, तो हमें मालूम करना होगा तब ही के का वैल्यू निकाल पाएंगे, के का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा होता है हमारा लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m, ये ना होता है अल्फ़ा का वैल्यू। अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो यहाँ कंसंट्रेशन दिया, इस कंसंट्रेशन पर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा और डिवाइड करना होगा किससे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो दिया है एसिटिक एसिड का, तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया है, तो मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कप्पा, और सी दिया हुआ है। तो लैम्डा m क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय m, ये नहीं था जी, ये m क्या था मोलरिटी। सो गलती से मोलिकुलर मास नहीं समझ लीजिएगा। तो कप्पा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कप्पा जी 4.95 10⁻⁻5 इंटू 1000, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001028। अब देखा जाएगा, इसको हम पॉइंट हटा दें यहाँ से, देखो तो अगर हम पॉइंट को सॉल्व कर दें तो कैसे सॉल्व करना होगा हमको, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो यानी इसको हटा करके हम यहाँ क्या कर देंगे 10⁻6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 10⁻6 माइनस 10⁻⁻5, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। तो लैम्डा m जो होगा वो क्या होगा 495, और एक जीरो ऊपर में बच जाएगा 10⁻5, और 10⁻6 एक जीरो यहाँ बचेगा और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा ना। और इसको डिवाइड करना है किससे 8 से, तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 49500 को हम लोग भाग देना है लगभग 1028 से, 1000 समझो ना। तो इसको 1000 है तो यहाँ पर कितना लेना होगा, 1000 के फॉर्म में लेना होगा ना। तो 1000 है, यहाँ कितना हज़ार है 4000, तो लगभग कितना बार में 4 बार में, 4 बार में होगा। तो कैसे सर 8 4 जा 32,
2 इंटू 4 8 और 3 11, 0 इंटू 4 0 और 11 का 1 रह गया, 4 इंटू 1 4। तो अब अगर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 में 2 गया 8 है कि नहीं। अब यहाँ क्या बचा, 4 में 1 गया 3, 9 में 1 गया 8, 8 3 8 और फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना बार में लगभग जी, 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स अगर करेंगे देखो तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 0 इंटू 8 0 और 2 रह जाएगा 8। तो हो सकता है नहीं जी। 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 5, 3 में 2 गया 1 156, फिर 0 लगा सकते हैं तो पॉइंट देंगे, कितना बार में आएगा, एक बार में। तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको। तो जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो लगभग कितना आया, 48.1, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और हमको फाइंड करना है अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम, ये तो फाइंड करना है ना। तो क्या होगा मेरा, तो वैल्यू रख देते हैं हम, लैम्डा एम कितना आया 48.1 और इसको डिवाइड कर देंगे कितना 390.5 से। काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है कि नहीं। तो चलिए पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा। तो कैलकुलेशन हार्ड है तो लेकिन करना तो होगा, प्रैक्टिस रहेगा कैलकुलेशन करने का तो जल्दी हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो लेट से होगा। तो 481 पॉइंट एक ही जगह है, पॉइंट को हटा दो और डिवाइड इसको किससे कर दो 390.5 से। तो 481 को हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं 3905 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, एक 0 लगाना पड़ेगा ना, कितना बार में, पहले पॉइंट देना पड़ेगा, 0 लगाए तो एक बार में 3905, कितना बार में जी, 10 में 5 गया 5 0, 18 में 9 गया 9, 9 से 5, फिर 0, कितना बार में, 3 बार में हो जाएगा जी, नहीं 2 बार में। तो इसको इतना मान के चलो। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है 0.12 आ रहा है, 0.12 आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फ़ा तो फाइंड कर ली, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी का वैल्यू तो हमें पता है, सी 0.001028, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0.12 का होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा, 1 में कितना घटा देंगे 0.12, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन हार्ड है और कुछ नहीं है। तो 0.00, अच्छा इसको हम हटा देते हैं पॉइंट को, 1028, 6 पॉइंट के बाद है ना, इसको हम करेंगे क्या लिख देंगे 10⁻⁻6 पीछे कर दिए, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होगा ना, 144। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा इस तरह से, तो 4 प्लेस के बाद लगेगा 0.12 इंटू 0.12, तो 4 प्लेस बाद 1 2 3 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.88। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको पीछे लिख कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग,
तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 4 से भी डिवाइड हो सकता है। ये लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो करते हैं, तो 4 से पहले डिवाइड करते हैं हम। 2 बार में 8, 2 बचा, फिर 2 22, 5 टाइम्स 20, 2 बचा 28, 7 बार में। अब ये 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 बार में और ये 2 बार में। अब 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन इससे हो सकता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 और इसको करेंगे तो 72। तो अब हमको सॉल्व करना होगा। 257 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 257 को मल्टीप्लाई करना होगा 72 से। 7 दूनी 14, 10, 11, 2, 4, 1, 5, 7 7 जा 49, 7 35 और 9 सॉरी 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39, 14 और 3 4 10 14 और 1 15 8 तो 18504। तो कितना रहा है वैल्यू हमारा? 18504 बाय 11। और यहाँ पर हमको पावर भी कैंसिल करना होगा ना। 10 टू द पावर -6 -4 तो क्या हो जाएगा? -10 टू द पावर -10 हो जाएगा और ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? +2 -8। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 18504 को डिवाइड करें किससे? 11 से, तो एक बार में कितना बचेगा? 75। कितना बार में जी? 6 बार में 66। कितना आएगा? 15 में 6 गया 9। अब क्या लेंगे हम? 0। 8 बार में 88। कितना आएगा? 2, फिर 4, 2 बार में 22, 2, फिर 0 लेंगे तो 0.1। तो लगभग जो आ रहा है वो सॉल्व करने पर 1682.1 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। पॉइंट को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 1.68 इतना ही रहने देंगे। तो कितना पॉइंट पहले आगे किए? 1 2 3। तो पावर जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पावर क्या होता है? बढ़ता है, और पीछे करते हैं तो घटता है। तो पावर 3 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया? डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हमारा वीडियो ये कंप्लीट हुआ एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ, और कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए। तो अगला वीडियो जो होगा उस पर हम पढ़ेंगे बैटरीज, प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कोरोजन भी पढ़ेंगे। तो अब हम वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।